नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. आज हम सहायक कृषि अधिकारी फेसबुक से लाइव जा रहे हैं. आज का जो विषय है वो जो पोषण है उस पे जो फार्मर का जो पोषण है उस पर डिपेंड है. इस सभी के लिए हमारे पास प्रीति दवे मैडम, डॉक्टर प्रीति दवे ये है. इनका इंट्रोडक्शन साबले सर करेंगे. साबले सर. ओके. प्रथम सभी दर्शकों को और सहायक कृषि अधिकारी मंडल के सभी अधिकारी और उनसे जो जुड़े सभी आज के मेहमान, मैं सबका हृदय से मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ. और जो ये प्रयोग रहा है कृषि अधिकारी मंडल का, जो ये प्रयास खेडूतों के लिए और किसानों के लिए एक अच्छी सराहनीय बात है. तो इसके माध्यम से आज का जो लाइव प्रोग्राम है, तो आज के अपने प्रोग्राम के जो प्रमुख वैज्ञानिक है वो डॉक्टर प्रीति एच दवे, उनका मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ. डॉक्टर प्रीति एच दवे ये जो है ये वैज्ञानिक अथवा सहायक प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र खेड़ब्रह्मा, जो कि सरदार कृषि नगर दंतेवाड़ा कृषि विद्यापीठ के अंदर आता है. और उनका जो विषय है वो विषय है आहार एवं पोषण. मैडम के बारे में अगर देखेंगे तो मैडम ने तीनों भी डिग्री, जो कि बीएससी, एमएससी अन्य आचार्य पदवी, ये तीनों भी पदवी आहार और पोषण विषय में किया है. मुझे ये बोलने के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि ये तीनों भी डिग्री के दरमियान डॉक्टर प्रीति एच दवे मैडम ने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है और यूनिवर्सिटी में प्रथम आने का मानांकन भी उन्होंने लिया है. उसके बाद में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो संशोधन लेख है ये मैडम के अभी तक लगभग मोर देन 20 के ऊपर उनके संशोधन लेख है. उसके साथ ही साथ समीक्षा लेख और तकनीकी लेख 300 के ऊपर है. और जो किताबें हैं वो किताबें भी 3 के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है. और दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी में उन्होंने बहुत से सारे टॉक भी दिए हैं. उसमें अगर देखा जाएगा तो दूरदर्शन का टॉक है वो 6 से भी ऊपर उनका दूरदर्शन का टॉक है. और आकाशवाणी के जो टॉक है वो 10 के ऊपर है. और अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैडम का ये विषय में अन्य एक क्षेत्र में 12 साल के ऊपर अनुभव रहा है. तो इसी सभी बायोडाटा के साथ परिचय पत्र के साथ मैं अभी मैडम को अग्रेषित करूंगा कि आपका ये जो आज का प्रोग्राम है आप उसको शुरू करें. धन्यवाद. ये बहुत ही अच्छा मंच मुझे आज मिला है, जिसके द्वारा मैं अपने किसान भाइयों बहनों के साथ आहार एवं पोषण की कुछ उपयोगी माहिती शेयर कर सकती हूँ. उनके साथ में आज संवाद कर सकती हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो भी लोग आज इस टॉक शो में जुड़े हैं उन सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ. नमस्कार. आज हमारा जो हम बात करने वाले हैं, जो मुख्य विषय है हमारा, वो है किसानों के लिए संतुलित आहार एवं पोषण. आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसका इतना महत्व क्यों है. मुझे आपको ये बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि हम किसान को एक पितामह की उपाधि देते हैं, क्योंकि किसान ही है, चाहे वो किसान भाई हो या किसान बहनें हो, वही है जो खेतों में दिन रात काम करते हैं. वो दिन रात अपने पशुधन की सेवा करते हैं और हमारा जो देश है, हमारा जो घर है, उसे फसल धन धान्य से वो भर देते हैं. और साथ साथ में दूध और दुग्ध के जो भी उत्पाद है वो भी तो हमें इन्हीं किसान भाई बहनों की मेहनत के फलस्वरूप मिलते हैं. लेकिन जब भी किसानों की बात आती है तो ज्यादातर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि खेत को कैसे अच्छा रखा जाए, फसल को कैसे ज्यादा लिया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, या फिर जो किसान भाई बहनों का पशुधन है उनको कैसे हम तंदुरुस्त रखें.
लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तब कहीं ना कहीं हम अपने किसान भाई बहनों को ही भूल जाते हैं, जैसे कि उनके आहार एवं स्वास्थ्य को हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। तो आज ये एक बहुत ही अच्छा मंच है कि हम आज एक बहुत अच्छा अवसर भी है। मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री, जो कि काफी दूरंदेशी है और वो अपने नए नए प्रकल्पों के द्वारा देश सेवा के लिए लगे रहते हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है कि हमारे देश में जो सितंबर महीना है हर साल का, उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे आज सितंबर महीने में हम लोग मिल रहे हैं और आज स्पेसिफिकली खास तौर पे हम किसान भाई बहनों के आहार एवं पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसे कहते हैं ना कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्यों ना हम इस बात को शुरू किया जाए। तो मैं साबले सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप आज का जो पीपीटी है उसे प्लीज ओपन करें ताकि हम उस पीपीटी को देखें और उसके हिसाब से हम शुरू कर सकें। ओके, ये देखो आप यहाँ बैठो हमारा। तो आज हम बात करेंगे किसानों के लिए संतुलित आहार एवं पोषण के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बाजू जो हम देख रहे हैं वो है अपनी संतुलित पोषण थाली, जिसे हम न्यूट्री थाली भी बोलते हैं। और उसमें हम विविध प्रकार के खाद्यान्न और फूड ग्रुप्स का उपयोग करके एक खुशहाल किसान परिवार के और कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर का रहस्य है संतुलित आहार। अगर हम अपनी पैदावारी बढ़ाना चाहते हैं और अगर हम किसान की आय को दुगनी करना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान का शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए और उसका आहार जो है वो संतुलित होना चाहिए। क्योंकि अगर किसान स्वस्थ रहेगा तभी वो अपने आगे के काम है वो ठीक से कर पाएगा और अपनी पैदावारी को बढ़ा पाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी खाद्य समूह एवं पोषक तत्वों का शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा व अनुपात में समावेश हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इस बात को और सरलता से समझने के लिए हम विविध प्रकार के जो फूड ग्रुप्स है यानी खाद्य समूह है उनको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम संतुलित आहार एवं पोषण की बात करते हैं तो हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और उन्होंने हमें कुछ मानांक दिए हैं ताकि कितना श्रम करने वाली व्यक्ति को कितना खाद्य लेना चाहिए। उस हिसाब से किसान को जो है वो मध्यम श्रम से भारी श्रम में रखा गया है। तो ये जो आप टेबल देख सकते हैं, कोष्टक देख सकते हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि एक किसान पुरुष और किसान महिला को औसतन कितना ग्राम खाद्य लेना चाहिए, उनका वजन कितना होना चाहिए। जैसे एक पुरुष का औसतन वजन 60 किलोग्राम और महिला का 55 किलोग्राम होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ये देखें कि आपका वजन इससे कम तो नहीं ही हो। उसके साथ आप देख सकते हैं कि मध्यम श्रम के लिए कितनी शक्ति, प्रोटीन, चर्बी, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब ये हो सकता है कि किसान भाई बहन इसे देखें और थोड़ा सा उनको लगे कि ये जो है उनको और आसानी से समझा जाए। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे मिलेगा। ये पहले है एक फूड पिरामिड है जिसे हम फूड आहार और पोषण की भाषा में फूड पिरामिड या आहार त्रिकोण भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे मतलब उसका जो बेस है, उसका जो नींव है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेन्स यानी कि अनाज और धान्य होते हैं। मतलब हमारी संतुलित थाली तभी बनेगी जब हम उसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज एवं धान्य ले। उसके बाद
भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स एवं फ्रूट्स यानी कि फल और शाक भाजी का प्रयोग करें। उसके बाद दूध और दूध का उपयोग, अगर मांसाहारी लोग हैं तो अंडा, मांस, मछली इत्यादि, और अगर शाकाहारी किसान भाई बहन है तो वो दाल और कठोल का उपयोग कर सकते हैं। और कमती मात्रा में जो है घी, तेल और गुड़ और शर्करा का उपयोग करना चाहिए। संतुलित आहार की सुनिश्चितता हेतु खाद्यों को उनमें मौजूद पोषक तत्वों के अनुसार मुख्यतः 4 विभाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। और जैसे कि आप देखते हैं, उसमें सबसे पहले हमने लिया है फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज और धान्य, उसके बाद है फल और सब्जियां, उसके बाद दुग्ध उत्पादन, और उसके बाद है कठोल, कठोल की बनावटें, और दाल, या फिर अगर मांसाहारी लोग हैं तो मांसाहारी खाद्य। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे मुख्य जो अनाज और धान्य हमारी थाली में होने चाहिए उनसे। तो हम सभी जानते हैं कि अनाज में किन चीजों का समावेश होता है, और धान्य यानी कि जो गोलाकार छोटे से दाने होते हैं उनका भी हम अनाज और धान्य के समूह में समावेश करते हैं। तो आप बिल्कुल देखें कि भोजन में कार्बोदीप के मुख्य स्रोत है, और उनका मुख्य कार्य है हमें ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि सुबह से शाम खेती का और पशुपालन का जो भी कुछ काम आप करते हैं, वो काम आप तभी कर पाते हैं जब आपको आपके भोजन में से शक्ति मिले। और ये शक्ति का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज और धान्य से मिलने वाला पोषक तत्व। संतुलित आहार के लिए अनाज और धान्य का उपयोग कैसे करें? आप बिल्कुल ये बात को याद रखें कि प्रतिदिन आहार मात्रा में अगर किसान भाई है तो उनको कम से कम 480 ग्राम अनाज और धान्य, और महिलाओं को 360 ग्राम अनाज और धान्य अपने आहार में लेने चाहिए। सुबह से शाम तक 2 वक्त खाना, नाश्ता इत्यादि में इतना अनाज और धान्य उनको पर्याप्त मात्रा में लेना ही चाहिए। और कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे कि आपका जो आहार है वो संतुलित हो पाए। उसमें सबसे पहले है कि अनाज को खरदरा पीसकर, जिसे हम बोलते हैं खुरदरा या मोटा, वैसा पीसकर दलिए की तरह उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद है। इससे बी समूह के विटामिन और रेशे नष्ट नहीं होते हैं, और ये एक बहुत ही सेहतमंद तरीका है। उसके बाद अगर हम देखें तो मैदे या बारीक पिसे हुए आटे का प्रयोग ना करें। आजकल बहुत सारे किसान भाई बहन है वो भी तैयार खाद्य खाने लगे हैं, और अपने बच्चों को भी बिस्किट और ब्रेड इत्यादि चीजें देने लगे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, आप मेहरबानी करके इन चीजों का उपयोग ना करें। बहनें भी घर में मैदा कम से कम यूज करें। और गेहूं जैसे अनाज को अंकुरित करके खाया जाए तो ये भी अधिक पोषण जो है वो प्रदान करता है। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अनाज के बदले उसके विकल्प में धान्य का उपयोग करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जो धान्य है वो अनाज की तुलना में बहुत ज्यादा पौष्टिक है, सुपाच्य है और स्वादिष्ट भी है। बरसों से हमारे पूर्वज धान्यों का उपयोग ज्यादा करते थे, लेकिन आजकल नूतन जीवन शैली के हिसाब से हम धीरे धीरे धान्यों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ गेहूं, चावल और मक्का, ये 2-3 अनाज ही खाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, क्यों धान्य यूज करने चाहिए, खाने चाहिए। धान्य में शक्ति, प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम जो बहुत ही आवश्यक है। मेरी आवाज आ रही है? इज आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो हमें इनका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए, और जो भी किसान भाई बहन आज सुन रहे हैं मुझे, वो बिल्कुल ये बस बात को ध्यान में रखे कि उनके लिए शक्ति, प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम ये बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। तो ये सारे पोषक तत्व धान्य प्रदान करते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो 6 माह की उम्र को पार कर चुके हैं, तो आपको उनको माता के दूध के उपरांत पूरक आहार देना ही चाहिए। ठीक है, तो वो पूरक आहार में भी आप सांबा, रामदाना, राजीगरा, आप जो भी उसको बुलाते हो, ये बहुत ही अच्छे 2 धान्य है। आप उसका खीर बना के, शीरा बना के, हलवा बना के भी बच्चों को दीजिए। ये उनके लिए एक उत्तम पोषक आहार है। और साथ में अक्सर मैं जब ये बातें करती हूँ तो मेरे किसान भाई बहन, जब मैं अपने केवीके के माध्यम से भी बात करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमें धान्य तो कहाँ लेने जाएंगे, क्योंकि अब तो हम धान्य उगाते ही नहीं है, बाजार से लेना मुश्किल है। तो मैं उनको, जितने भी भाई बहन मेरे सुन रहे हैं, मैं उनको विनंती करती हूँ
कि आप अपने खेत में थोड़ी सी जगह बचाकर वहां धान्य जरूर लगाएं। बिना किसी मेहनत के ये अच्छी फसल आपको देंगे। अच्छा, जो दूसरा समूह है वो भी बहुत जरूरी है, कठोल और दाल। कठोल और दाल में कौन कौन से है आप सभी जानते हो, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, दाल दो प्रकार की होती है, छिलके वाली दाल और बिना छिलके की दाल। तो किसान भाई बहन के लिए उत्तम दाल है वो छिलके वाली दाल है, क्योंकि छिलके में भी कुछ पोषक तत्व और रेशे होते हैं। साथ साथ में जो कठोल है, दाल है, वो प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत है। हमारे देश में हम ज्यादातर लोग हैं वो वेजिटेरियन या शाकाहारी है। जो लोग मांसाहारी है वो भी रोज तो मांस मांस की बनावट या उत्पाद नहीं ले पाते हैं, रोज वो अंडा नहीं खा पाते हैं। ऐसे ऐसे मौके पे जो दाल और कठोल है वही हमारे प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत है। ये हमें प्रोटीन देते हैं, मांसपेशी और स्नायु का गठन करते हैं, और सबसे जरूरी बात है, रोगों के सामने लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति देते हैं। अब किसान भाई बहन क्योंकि दिन रात खेती में और मेहनत का काम करते हैं, तो उनके शरीर में मांसपेशी और स्नायु जो है वो मजबूत तो होने ही चाहिए। तो इसीलिए उनको अपने रोजमर्रा के आहार में बिना भूले दाल और कठोल लेना चाहिए। संतुलित आहार के लिए कितनी मात्रा लेंगे? पुरुष को 90 ग्राम सूखा दाल या कठोल लेना चाहिए, उसको आप भिगो के ये बाकी बना लीजिए। महिलाओं को कम से कम 75 ग्राम लेना चाहिए। आप खुद देखिए, क्या आप सच में इतना दाल और कठोल रोज खाते हैं? ज्यादातर लोगों नहीं ही खाते होंगे, तो वो आज ये प्रोग्राम देखने के बाद इनको खाने के लिए जरूर प्रोत्साहित होंगे। साथ में कुछ उपयोगी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे दाल और कठोल रोजाना खाने चाहिए। रोज आप अलग अलग कठोल और दाल का सेवन करिए। अगर आप अपने खेत में ही कुछ तो कठोल लगाते होंगे, तो आप उनको सारों को ना बेच मत दीजिए, थोड़ा सा अपने घर के लिए अलग से रख लीजिए और उनका प्रयोग करें। ये भी हो सकता है कि 4-5 अलग अलग दाल, जैसे मसूर, मूंग, उड़द दाल, तूर दाल, इनको आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके बहने रख दें। तो ये इस तरह की दाल, मिश्र दाल बना के अगर खाते हैं तो वो अधिक पोषण प्रदान करती है। साथ में अगर घर में बच्चे और बुजुर्ग है, तो उनके लिए मूंग और मोठ ये सबसे आसानी से पचने वाले कठोल है या दाल है, उनका प्रयोग करें। और ज्यादातर किसान भाई बहन ये जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन 100 ग्राम में से 42 ग्राम प्रोटीन जो देता है वो सोयाबीन देता है। लेकिन जब भी आप सोयाबीन का प्रयोग करें, कई बार बहनें ये भूल कर देती है कि सोयाबीन, कच्चे सोयाबीन को वो गेहूं के साथ पिसवा लेती है और रोटियां खाती है। तो मेरा निवेदन है, इस तरीके से सोयाबीन का उपयोग कभी भी ना करें। सोयाबीन में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रतिपोषक द्रव्य, इस तरीके से उपयोग करना ठीक नहीं है, वो उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो आप सोयाबीन को पूरी रात भिगो दीजिए और उसको प्रेशर कुक करने के बाद सुखा के फिर उसको आटे में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी दाल या कठोल बनाने से पहले कम से कम 6 से 8 घंटे उसको भिगोइए, और अगर आप उसको स्प्राउट करके, अंकुरित करके खाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पोषक है। जब भी इनका प्रयोग करें उसमें नींबू बिल्कुल निचोड़े, ये उसकी पाच्यता और विटामिन सी प्रदान करता है। साथ में दाल कठोल में जो लौह तत्व है उसका अवशोषण करने में मदद करता है। तो ये भी संतुलित थाली के लिए बहुत ही जरूरी एक टिप्स है, आप इसे याद करिए। साथ साथ में ये एक बहुत जरूरी है कि दाल और कठोल को किसी भी अनाज के साथ मिश्र करके ऐसी कोई भी आप रेसिपी बना ले, जैसे कि दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल रोटी, इडली सांभर, पूरन पोली, ढोकला, दाल बाटी। आप जिस भी प्रदेश में निवास करते हैं वहां पर आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी रेसिपी होगी, कोई ना कोई ऐसी वानगी होगी जिसमें दाल और कठोल को अनाज के साथ, धान्य के साथ मिक्स किया जाता है। तो ऐसे ही रेसिपीज आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। अब आता है हरी सब्जियां और कंदमूल। तो इसमें हम 3 विभाग में विभाजित करेंगे। हरी पत्तेदार सब्जी, जिसमें मेथी, पालक, बथुआ, शेपू, तंदुलजा, आंबट चुक्का, पुदीना, प्याज, मूली, बीट के ऊपर के पत्ते, जिसे अक्सर बहनें फेंक देती है, उसे कभी ना फेंके, वो बहुत पोषण मूल्य वाले हैं। और साथ साथ में ब्रोकली जो है, इस टाइप के बहुत सारे, पत्ता गोभी, तो ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में है। अन्य सब्जियों में भिंडी, तुरई, लौकी, करेला टाइप की और सारी फलियां प्रकार की सब्जियां होती है।
और कंदमूल से भी आप परिचित हैं, जिसमें आलू तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पोषणक्षम अगर हम कहें तो वो है शकरकंद, सूरन, अरबी, शलगम, बीट और गाजर। तो भोजन में ये जो सब्जियां और कंदमूल है, ये हमें विटामिन, खनिज क्षार जिसे हम लवण पदार्थ भी बोलते हैं, और रेशे है वो मुहैया करवाते हैं, और ये शक्ति के बहुत अच्छे स्रोत भी है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो हाँ, कि इसकी मात्रा अगर हम देखें, हाँ, आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल? आ रही आ रही मैम। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो अगर हम इसका प्रमाण देखें तो आप इसको ध्यान से देखें, आप इतनी मात्रा में खाते हैं या नहीं खाते हैं, तभी आप खुद ये इस चीज को निश्चित कर पाएंगे कि आपका आहार जो है वो संतुलित है या नहीं। जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जी पुरुष और महिला दोनों को 100 ग्राम रोजाना लेनी चाहिए, अन्य सब्जी भी 100 ग्राम लेनी चाहिए, मतलब ये दोनों मिला के 200 ग्राम सब्जी एक व्यक्ति को खानी चाहिए, और उसके साथ कोई भी एक कंदमूल पुरुषों को 200 ग्राम और महिलाओं को 100 ग्राम लेना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को ये तीनों मिला के रोज का 300 ग्राम सब्जी लेना चाहिए और पुरुषों को 400 ग्राम लेना चाहिए। और जहां तक मेरा अनुमान है, हम सब अपने घर में 300-250 ग्राम सब्जी लेके उसमें आलू मिक्स करके पूरी ही परिवार खा लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने पर्याप्त मात्रा में सब्जियां खाई है। तो आइंदा से आप ये गलती न करें, पर्याप्त मात्रा में सलाद के रूप में भी सब्जियां लें। खासकर अगर आपके परिवार में 6 माह के ऊपर के बच्चे हैं, तो उनके पूरक आहार में अक्सर माएं क्या करती है, उनको कुछ भी मीठा खिलाती है, दूध रोटी खिलाती है, लेकिन अक्सर जो सब्जियां हैं उसका फलों का रस या मावा, जिसे हम लुगदी कहते हैं, वो नहीं देती है। तो मेरी सब किसान बहनों से ये विनंती है, आप प्लीज ये सुनिश्चित करें कि अपने बच्चों के आहार में जो भी सब्जी आपके घर में बनती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो तुरई हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो मतलब ब्रोकली हो, चाहे आप शेपुई, अम्बचुका, कुछ भी बुथुआ, वो आप अपने बच्चे को भी खिलाए, उसके लिए भी वो इतना ही जरूरी है। साथ साथ में मैं ये खास कहना चाहूंगी कि आलू प्याज की सब्जी हरी पत्ती का और या फिर अन्य सब्जी का विकल्प नहीं है। अक्सर हम आलू और प्याज की सब्जी बना के खा लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है। संतुलित थाली में इसकी जगह हरी पत्ती सब्जीदार को लेना ही पड़ता है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि सब्जी को हमेशा रगड़ रगड़ के धोइए और धोने के बाद ही काटे। अक्सर किसान महिलाओं के पास वक्त नहीं होता है, वो उसे ठीक से धोती नहीं है, और क्या करती है, एक पानी का बड़ा सा पतीला लेती है और उसके अंदर सब्जियां काट देती है और फिर उस सब्जियों को छोंकती है। तो अगर आप सब्जी को काटने के बाद पानी में डालते हैं, तो उनके जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, वो पानी में चले जाएंगे, और पानी के द्वारा जो सब्जी के ऊपर के जो भी पेस्टिसाइड्स है, मतलब जंतुनाशक दवाइयां है या फिर अन्य दवाइयां जो आपने छिड़की है आपके खेत में, वो जो है सब्जी के अंदर आएगी, तो ऐसी सब्जी आपको तंदुरुस्त नहीं रखेगी लेकिन बीमार कर देगी। तो ये बात को जरूर ध्यान रखिए। साथ में जहां तक हो सके सब्जी पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई, चम्मच या तवे का उपयोग करें। इससे कुदरती रूप से सब्जी में लोह तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। सब्जी पकाने के बाद हम कभी भी अंदर नींबू नहीं निचोड़ते हैं, लेकिन बहने आप उसमें नींबू जरूर निचोड़े, इससे उसका स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण मूल्य, उसके साथ साथ विटामिन सी और लोह तत्व का अवशोषण होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। अब फल जो कि हम सभी को बहुत पसंद है, तो फलों में बहुत सारे फल है, मैं उनका नाम इधर मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो वो सारे फल हमें क्या देते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं वैसे ही फल हमें विटामिन, खनिज क्षार यानी कि लवण पदार्थ और रेशे देते हैं। मीठे फल है जैसे कि आम, गन्ना, केला, ये हमें शक्ति और कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करते हैं। हमारी तंदुरुस्ती के लिए, आंखों की तंदुरुस्ती के लिए, त्वचा की चमक और दमक के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं, लेकिन आहार में फल और सब्जियों का होना जरूरी है। साथ साथ में आजकल बहुत ये देखते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं लोगों के,
तो वो भी आहार में प्रोटीन, कैल्शियम और ताजे फल सब्जी कम खाने की वजह से होता है। इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा करें। रोग प्रतिकारक शक्ति, आजकल हम सभी देखते हैं कोरोना कितना बड़ा हुआ है, तो उससे बचने के लिए हम रोज ही टीवी में देखते हैं कि विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। तो ये विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? यही विटामिन सी हमको मिलेगा हरी पत्ती दार सब्जियों के साथ साथ, हरी पत्तीदार सब्जियों जैसे कि शिमला मिर्च और केबेज को, पत्ता गोभी में भी विटामिन सी होता है। और साथ साथ जो खट्टे फल है, रसदार खट्टे फल जैसे कि आंवला है, अमरूद है, ठीक है, तो ये हमारे घर के आजू बाजू में ही उगते हैं, अनार है, इस सभी में विटामिन सी बहुत अच्छा है। महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को रोजाना 100 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। अब कई लोग ये सोचेंगे कि रोजाना अगर एक व्यक्ति 100 ग्राम फल खाएगा तो ये कितना महंगा हो जाएगा, हो सकता है ये हमारे बजट में फिट ही ना हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वही फल पसंद करने हैं जो लोकल हो। मतलब आजकल ये भी है कि लोकल फॉर रमीच्या गाडी को खा रही ओके, है तो जो भी हाँ तो बताओ स्थानिक फल हो वो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेने हैं। जैसे कि पपीता है, जहां पर मैं रहती हूँ मैं देखती हूँ कि पपीता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, और जब उसकी अभी सीजन है तो वो 20 रुपए किलो तक मिल जाता है, तो ये तो काफी सस्ता है, हम सभी खा सकते हैं। आप देखो आपके बच्चे ही पूरे दिन में 10-20 रुपए का तो तैयार नाश्ता या फास्ट फूड खा लेते हैं, बिस्किट के पैकेट्स खा लेते हैं, तो क्यों ना हम 20 रुपए का 1 किलो पपीता लाए और सभी उसमें से 100-100 ग्राम खाएं। उसी तरीके से आप देखो हर सीजन में कोई ना कोई फल है, जैसे आंवला है, अमरूद है, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. या थैंक यू। या तो ये सब जो सीजन के फल है जो काफी सस्ते मिल जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा पोषक है। कई बार मुझे लोग, जैसे मैं इस प्रोग्राम में है तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम लीची खाए, क्या हम चेरी खाए तो अच्छा है, क्या हम कीवी खाए? कीवी बहुत अच्छा है, 35 रुपए का, 30 रुपए का एक फ्रूट मिलता है, तो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, जो भी हमारे घर के आसपास खेत खलिहान में उगते हैं वही फ्रूट सबसे बढ़िया है। तो मैं उनमें से कुछ फ्रूट्स का नाम लेना चाहूंगी, जैसे पपीता, अनार, जामफल, या जिसे अमरूद कहते हैं, आंवला है, बादाम है, वो छोटी वाली जो मीठी बादाम खाते हैं हम, उसके साथ साथ करौंदा है, करौंदा बहुत ही ज्यादा पोषक है, ठीक है। तो खारेक है, खजूर है, कुछ ना कुछ हमारे आसपास उगते हैं, ये सारे फ्रूट बड़े अच्छे हैं। फलों को हमेशा ताजा खाइए, फ्रिज में स्टोर ना करें। और आप ये जरूर देखें कि आजकल एक ट्रेंड है जो किसानों में भी देखा जाता है कि वो लोग फल को पूरा साबुत खाने की जगह पर क्या करते हैं, उसका जूस बना कर लेते हैं। तो मेरी सबसे निवेदन है कि जहां तक हो सके फलों को छिलके के साथ खाए। जैसे आप चीकू को छिलके के साथ खा सकते हो, अमरूद को खा सकते हो, तो फिर उसका छिलका दूर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छिलके में भी काफी पोषक तत्व होते हैं। जहां तक हो सके पूरा फल खाइए, उसको काटिए मत, बच्चों को भी पूरा फल दीजिए। जैसे ना कई कई घर में आदत होती है कि अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, केले के टुकड़े कर देते हैं, चीकू नहीं, उसको काटिए मत, जैसे ही काटते हैं उसके विटामिन नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आप फलों के रस की जगह पर उनका जो साबुत फल है उसका ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि जब भी आप उसका रस निकालते हैं तो उसके बहुत ही आवश्यक जो है एक कंपोनेंट है, रेशा जिसे बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स, वो उसमें से दूर हो जाते हैं। और डाइटरी फाइबर्स हमारे यानी खाद्य रेशा जिसे बोलते हैं, ये रेशे हमारे जो अंतियां है या फिर इंटेस्टाइन है, पाचन तंत्र है, इनकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें कब्ज से मुक्ति दिलाते हैं, तो हमें इसको दूर नहीं करना है, जूस नहीं निकालना है। साथ में जब भी आप जूस निकालते हो तो बहुत सारे विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइंदा से फलों को अच्छी तरीके से धोकर आप उसे पूरा खाइए। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको बिना भूले रोजाना कोई ना कोई फल जरूर से दे। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि कई बार ये होता है, जैसे अभी सितंबर मंथ है तो हम सभी वृक्षारोपण करते हैं, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे हमारी आजू बाजू की खाली जगह में लगा देते हैं। तो मैं किसान भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में, घर के आजू बाजू खेत में या 2 खेत के बीच की जो जगह रहती है
वहां कहीं पर भी आपको खाली जगह मिलती है तो मेहरबानी करके उसमें कुछ भी पेड़ पौधे न लगाएं, उसकी जगह पर फल देने वाले पौधे लगा दीजिए। जैसे आप आंवला लगा दो, नींबू लगा दो, ठीक है, या फिर जामुन है, चीकू है, सीताफल है। सीताफल तो वैसे जो बाहर के जो पशु है वो भी नहीं खाते हैं उसको, उसके लिए वो अपाच्य है। तो वो वैसे फल लगा दो, ताकि क्या है कि हर सीजन में आपको, अच्छा फालसा है, करोंदा है, तो ये हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ फल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क मिलेंगे। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। और साथ में मैं अपना वक्तव्य पूरा करूं उससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कहूंगी कि संतुलित थाली के साथ साथ, क्योंकि किसान भाई बहनों की बात है, पानी और प्रवाही लेना बहुत ही जरूरी है। रोजाना 2.5 लीटर प्रवाही आप अचूक ले। प्रवाही में पानी, दाल, छाछ, ताट, ये सभी, जूस, नींबू पानी, सभी का समावेश होता है। क्यों? क्योंकि किसान भाई और बहन ऐसा काम करते हैं कि उनके शरीर से अत्यधिक पसीना बहता रहता है। तो पसीने के माध्यम से बहुत ज्यादा पानी शरीर से बाहर जाता है। अगर शरीर में पानी कम है तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की परिस्थिति होती है, और ऐसी परिस्थिति में हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ साथ में कुछ और रोग भी हो सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ये आपकी किडनी को भी साफ रखेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संतुलित आहार हमें क्या देगा? संतुलित आहार हमें देगा तंदुरुस्त और खुशहाल किसान परिवार, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं पोषण माह के इस अवसर पर कि हमारे सारे किसान भाई बहनों का परिवार ऐसे ही हंसता खिलखिलाता रहे, जैसे उनके खेत है वो लहलहाते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य पूरा करने के पहले आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, थैंक यू वेरी मच। मैं अशोक जादव सर की, प्रदीप भोर सर की और जामदड़ी सर सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग इतने अच्छे कार्यक्रम लाते हैं और किसानों के लिए इतने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, क्योंकि मैं भी कई बार आपके कार्यक्रम को देखती हूँ दर्शक के रूप में। तो ये आपका प्रयास जो है उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में अंत में जो मेरे साथ जो साबले सर है, डॉक्टर पी ए साबले सर, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा परिचय दिया। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने हमारे किसानों के लिए संतुलित आहार एवं पोषण के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। हमारे किसान जो है पूरे भारत भर, हर विश्व को अनाज देते हैं और वो खुद वो खाने से बचते हैं। तो इस बारे में आपने इतना अच्छा प्रबोधन हमारे फार्मर को और हमको भी किया है। इसलिए फेसबुक लाइव, सहायक कृषि अधिकारी पेज, फार्म बुक, यूट्यूब चैनल की ओर से आपको शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू मैम।